आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत सभी का रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और लेकर आ गई हूं अपने साथ आज के रेडियो डॉक्टर को। जी हां, जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि आज हम कौन से डॉक्टर को लेकर आए हैं और क्या विषय हमने आपके लिए आज चुना है। जी हां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बैक एक होती है। ये एक आम समस्या है आजकल, लेकिन ये क्यों होती है, इसको कैसे बचाया जा सकता है और अगर हो जाती है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जहन में हमेशा उठती रहती हैं, लेकिन आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा रेडियो डॉक्टर पर। जी हां, आज हमारा विषय है कॉमन स्पाइनल एलिमेंट्स प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशंस। रीढ़ की हड्डी की आम तकलीफें क्या हैं और इससे बचाव और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अंकुर नंदा, जो सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हैं और यूनिट चीफ हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शालिनी जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और स्वागत करने के लिए। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है, मैं यहाँ हूँ आज और अपने विचार आप लोगों से शेयर कर पाऊंगा। और ये प्रिविलेज हमारा भी है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं कि उन्हें उनकी तकलीफों से मुक्ति मिलेगी, उनकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो जरूर यहाँ पर सॉल्व होंगी। और इसी के मद्देनजर हम आपको यहाँ आज इन्वाइट कर पाए हैं और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे मैं बता रही थी कि श्रोताओं को ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम तो आरंभ हो चुका है, कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को? मैम, बस यही कहना चाहूंगा कि कमर दर्द की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें, जीवन शैली में ध्यान रखें, तो हम सभी इससे बच सकते हैं और इससे आप परेशान ना होएं। अभी हम आगे बात करेंगे और मुझे लगता है कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पर, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, प्रश्न करिए। बनवारी लाल नाम है जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सीतापुर से, तहसील लहरपुर, सीतापुर जिला। जी, अपना प्रश्न करिए। आज हम डॉक्टर साहब से स्पाइन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या पर। हाँ जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। रीढ़ में यहाँ दर्द होने करते काम, आप जैसे कोई काम किसानी करते है तो ज्यादा देर काम करो, सीधा ही नहीं हो पाई। जी, इनकी तकलीफ है डॉक्टर साहब कि ये ज्यादा काम कर लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती, ये मुझे समझ में आया। तो क्या समस्या हो सकती है? जी, जब भी हमें इस तरह लगता है कि हम आगे झुककर ज़्यादा काम कर रहे हैं और अगर हमें सीधा होने में परेशानी होती है और थोड़ा समय लग जाता है सीधा होने में और दर्द होने लगता है, ये मांसपेशी में कमज़ोरी होने की एक निशानी है। सामान्य तौर पर हम ये सोचते हैं कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें कसरत की ज़रूरत नहीं है, पर देखा जाए तो जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं उन्हें कसरत अलग से चाहिए होती है, और स्पेशली उन लोगों को जो कि ज़्यादा हेवी काम कर रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि किसानी काम करते हैं तो इन्हें मुश्किल पड़ती है सीधा होने में। तो मेरे हिसाब से अगर एक सामान्य एक्सरे करके देख लिया जाए और अगर वो सब ठीक है तो अगर ये कमर की पीछे होने की कसरतें करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका जो ये दर्द का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गया होगा। और एक मैसेज है हमारे पास डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा है। लिखने वाली हैं प्राची शर्मा, इनकी उम्र 21 साल है, लखनऊ से इन्होंने हमें मैसेज किया है। बैक पेन, लूम्बर स्पाइन, ऐसा कुछ लिखा है। ये क्या होता है, ये जानना चाहती हैं। जी प्राची जी, देखिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। जो ऊपर का गर्दन का भाग होता है उसको सर्वाइकल, बीच के भाग को डॉर्सल और नीचे के भाग को लंबर कहते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि बैक पेन, लंबर स्पाइन, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे बैक की निचले हिस्से में दर्द हो रही है। नीचे के हिस्से के दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, पर 90% लोगों में जो ये दर्द होता है ये हमारी जीवन शैली के कारण होता है। हमारे टेढ़ा बैठना या फिर अपनी कसरत ना करना या फिर बहुत झुककर काम करना, इन चीज़ों की वजह से होता है। तो अगर हम जीवन शैली में बदलाव ला सकें, थोड़ा और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, तो 90% दर्द जो है उनका हम निवारण इसी से ले सकते हैं। हमारे पास एक श्रोता जुड़ गए हैं फोन के जरिए। हेलो हेलो जी, बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ मैडम। जी
मैडम मेरा बैठने का व्यवसाय है, हम्म। तो बैठे बैठे मेरे रीढ़ की हड्डी में काफी दर्द होते रहता है। हम्म। तो उसका मैं एक्सरे भी कराया, तो उसका बोले कि बैठे बैठे आपका ये रीढ़ की हड्डी थोड़ा घस गई है, तो क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। नमस्कार सर। देखिए सर, अगर सिर्फ रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है और अगर आपको नीचे पैरों की तरफ कोई दर्द या सुनपन नहीं जा रही है तो जैसे मैंने बोला पहले भी, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ज़्यादा देर बैठने की वजह से लगातार बैठने की वजह से होती हैं। आपका बैठने का व्यवसाय है, बिल्कुल व्यवसाय ज़रूर करना है, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक समय पे 45 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा लगातार ना बैठें, क्योंकि लगातार बैठने से जो हमारी डिस्क होती हैं उन्हें खुराक नहीं पहुंचती है। तो आप ज़रूर बैठकर काम करें, पर एक अलार्म लगा लें अपनी घड़ी में कि हर 1 घंटे में मुझे 2 मिनट के लिए खड़े होकर चक्कर लगाना है। जब इस तरह से आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे हर 1-1 घंटे में, तो आपका मेरे हिसाब से 50% दर्द तो इसी तरीके से सुधर जाएगा। बाकी जो दर्द बचा है वो कसरत से सुधर सकता है। हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं, आइए इनसे बात करें। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं जी, प्रश्न करिए डॉक्टर साहब से। जी, मेरे पिताजी हैं, उनकी एज करीब 58-60 साल की है, तो उनके रीढ़ में दर्द होती रहती है। जैसे झुकने वाला कोई भी काम कर देते हैं तो फिर सीधे होने में दिक्कत होती है। आप अपना भी परिचय दे दें, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मंजीत कुमार बोल रहा हूँ मैम, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील लहरपुर है जी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। मंजीत जी नमस्कार। देखिए, फादर साहब 58-60 वर्ष के हैं, तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कहीं उनकी हड्डियों में कमजोरी तो नहीं आ रही है। हड्डियों की कमजोरी आने को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो एक तो उनकी हमें खुराक का ध्यान रखना है। कुछ हड्डी की जांच करने वाले टेस्ट होते हैं जिसको डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी स्कैन बोलते हैं। हड्डियों की ताकत को एक बार चेक उससे किया जा सकता है, और अगर हड्डियां कमजोर हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल दवाइयां आती हैं जो कि दी जाएं तो हड्डी मजबूत हो सकती है। अमूमन हम लोग सोचते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे हैं तो हड्डी कमजोर नहीं होगी, पर कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए होता है। ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ और दवाइयां भी होती हैं जो ली जा सकती हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, नॉर्मली उम्र के साथ मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियों की कसरत भी इसमें मदद देगी। आपको जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रेडियो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, कमर दर्द की, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, आर्थराइटिस भी शायद होती है, और एजिंग अपने आप में एक समस्या है जो बोन्स पे बुरा असर डालती है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं डॉक्टर साहब, आइए इनसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक हमारे पास एक श्रोता है, ये प्रतिभा मिश्रा लखीमपुर खेरी से लिख रही हैं कि मेरी दादी हैं और उनको कमर में बहुत दर्द रहता है, कैसे उनको इस परेशानी से मैं निजात दिला सकती हूँ, ये लिखा है इन्होंने। जी प्रतिभा जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि हमारे जोड़ों में आर्थराइटिस, मतलब कि जोड़ों का सूजन और बिगड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। स्पेशली महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब उनके महीनों का समय ख़त्म हो जाता है तो जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में सर्कुलेट कर रहा होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और ये हार्मोन जो है ये हमारी हड्डियों को प्रिजर्व करके रखता है, बचा कर रखता है। तो इसके कम हो जाने के कारण लेडीज़ में ज़्यादा हड्डियों में कमज़ोरी आती है। तो दादी जी के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे मैंने कहा, हड्डियों का जांच करवानी है, हड्डियों का टेस्ट करवाना है, अपनी आहार का ध्यान रखना है जिसमें कैल्शियम और बाकी तत्व ज़्यादा हों, जैसे दूध के पदार्थ वो ज़्यादा लें। विटामिन डी हमारे खाने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, कुछ गोलियां आती हैं जो हफ्ते में एक बार ली जाती हैं 2 महीने के लिए, वो ज़रूर लें, और साथ ही साथ कसरत करें। अगर इसके बावजूद भी दर्द बेहतर नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूर मेडिकल एडवाइस डॉक्टर के पास जाना है और उनसे फिर अपनी बात करनी है, और आई एम श्योर वो मदद कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसे सिमिलर प्रश्न है तो मैं उसको ले लेती हूँ साथ में। मोनू सेठ ने लिखा है खालिसपुर अमेठी से, महिलाओं में कमर दर्द की समस्या अधिक क्यों होती है, इसका क्या कारण है और इसका उपाय क्या है, ये भी बताइए। तो अभी थोड़ा तो आपने बताया जी। मोनू जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, महिलाओं में
कमर की समस्या होती है, थोड़ी पुरुषों से ज़्यादा रहती है और उसका कारण अलग अलग है उम्र के हिसाब से। सो अगर हम देखें कि जो महिलाएं 30 साल की उम्र या 35 साल की उम्र के आसपास की हैं, उनमें कमर दर्द के कारण जो हैं वो थोड़े जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनसे थोड़े अलग होंगे। महिलाओं में एक चीज़ जो हम ज़्यादा देखते हैं उसको हड्डी का खिसकना कहते हैं या मेडिकल भाषा में लिस्थेसिस कहते हैं। नॉर्मली हमारे नीचे की रीढ़ की हड्डी की चौथी और पांचवी हड्डी में कई बार जो हड्डियां हैं वो खिसकने लगती हैं। उसके पीछे काफ़ी थ्योरीज हैं कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा हो रहा है, पर ये उनमें देखा जाता है। तो हड्डी का खिसकना एक चीज़ है जो कि काफ़ी परेशान करती है। साथ ही साथ महिलाएं हमारे लिए एक सेंट्रल फिगर हैं हमारे परिवार में, सभी का ध्यान रख रही होती हैं, बस अपना ध्यान नहीं रख रही होती। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ऊपर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता और इसलिए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी इनमें ज़्यादा देखा जाता है जो कि इनको कमर दर्द दे सकता है। सो मेरा यही मैसेज है कि हमारे घर की महिलाओं का हमें खास ध्यान रखना है, उनकी सेहत के लिए उतना ही चिंतित रहना है जितना वो हमारे लिए चिंतित हैं, और फिर हम इससे जूझ सकेंगे। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब, ये मैसेज एक तरह से हमारे इस माध्यम से जाएगा कि महिलाएं जो आपने कहा अपना ध्यान नहीं रखती हैं और इसी कारण से उनको ये परेशानी ज्यादा होती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी उनमें होती है। एक मेरे मैसेज आया है डॉक्टर साहब, अरुण ने लिखा है कि अगर स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है तो क्या वॉक करना चाहिए? नुकसान तो नहीं करेगा, इनका ये प्रश्न है। अरुण जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। देखिए, अगर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है जो कि सिर्फ कुछ कार्य करने से बढ़ रहा है, अदरवाइज आपको इतना परेशान नहीं कर रहा है, उसमें वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए वॉक करने में आपको लगता है कि जितना मैं वॉक कर रहा हूँ उतना बढ़ता जा रहा है, तो फिर ज़रूर मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। बहुत ज़्यादा दर्द है अगर उस समय अगर वॉक करेंगे तो आपको थोड़ा दर्द बढ़ सकता है, इसलिए पहले अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं, उनसे परमिशन लें, उनसे जांच करवाएं और जब वो कहें तब कर सकते हैं। आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा। डॉक्टर साहब को जांच जरूर करवाएं, डॉक्टर आपको ये परेशानी आपकी बढ़ रही है, ये ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। एक मैसेज और है हमारे पास डॉक्टर साहब, श्रद्धा सिंह हैं, इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 42 वर्ष है और इन्होंने लिखा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में हमेशा नस चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो ये समस्या मुझे अक्सर हो जाती है, क्या करूं मैं, इससे क्यों हो जाता है? अगर मैं सवाल सही समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में शायद मसल स्पाजम्स हो रहे हैं जिसको आप नस चढ़ना कह रही हैं। अगर यही सवाल है, ये स्पाजम्स जो है मैडम, ये बहुत बार गलत पोजीशन लेने की वजह से, जैसे हम एकदम से आगे झुक गए और कोई चीज़ उठा ली, या एकदम से किसी ने आवाज़ दी और हम मुड़ गए, या मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं और सूटकेस बेल्ट से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इन समय पे ये ज़्यादा नसें चढ़ती हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने पोस्चर का डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत ही अगर मामूली एग्जांपल लें, अगर हमें आगे फर्श पर झुक के कुछ चीज़ उठानी है तो सीधा कमर से झुकने की जगह आप कमर और घुटनों दोनों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुड़ते हुए उठाएं। या फिर अगर आप कुछ पीछे से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो कमर से मुड़ने की जगह पूरी अपना शरीर पीछे की तरफ घुमाएं और तब उस चीज़ को लें। ये छोटे मोटे ध्यान रखने से हमारे ये जो सडन स्पाजम्स होते हैं हम इनसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी मांसपेशी की हेल्थ, जैसे मैं पिछली कुछ मिनटों से बार बार बोल रहा हूँ, मांसपेशी की कसरत ज़रूर करें। राधा ने हमें लिखा है सिलीगुड़ी से कि इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिखा है वैसे तो, कि मेरी वाइफ है राधा और उनकी उम्र 36 साल है, उनको पीठ में नीचे की तरफ वेस्ट एरिया में काफी दर्द रहता है और साथ ही साथ फ्रोजन शोल्डर की भी उनको समस्या है, तो क्या कर सकते हैं, किस तरह का इलाज कराना चाहिए? धन्यवाद सर आपके प्रश्न के लिए। देखिए, 36 वर्ष में फ्रोजन शोल्डर अगर समस्या है तो फिर ये कुछ थोड़ी सी मेरे हिसाब से और चेक करने वाली चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली इस उम्र में फ्रोजन शोल्डर्स नहीं होते। तो मेरे हिसाब से सर आप इनका ज़रूर जांच कराएं। डायबिटीज़ और थायराइड की मरीज़ों में फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा रहते हैं, तो अगर मैडम को डायबिटीज़ और थायराइड है ऑलरेडी डायग्नोस्ड तो फिर उसका इलाज करना है, और अगर कभी टेस्टिंग नहीं हुई है तो ज़रूर इसकी टेस्टिंग कराएं। जहाँ तक कि कमर दर्द का सवाल है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर,
हमारी जो जीवन शैली है, स्पेशली महिलाएं जो हैं वो अपना ध्यान ज़्यादा नहीं रख पाती, घर का काफ़ी काम है और अपना ध्यान रखने का समय नहीं मिलता। तो शुरुआती में तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपना बैठने का ढंग, काम करने का तरीका, मांसपेशियों की कसरत, ये सब करके देखें। पर फिर भी अगर सुधार नहीं हो रहा है तो जरूर मेडिकल हेल्प लीजिए। बहुत सारे मैसेज डॉक्टर साहब आ चुके हैं, एक एक करके हम ले रहे हैं। जी। सितेंद्र मिश्रा इमलिया मानपुर महबूबाबाद सीतापुर से हमें लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं पहले पढ़ाई करता था तब मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता था, लेकिन अब मैं जब कुछ देर तक लिखने लगता हूँ तो जब सीधा होता हूँ तो मुझे दर्द होता है। जी, 20 साल उम्र है इनकी। जी, देखिए, आपने वही जो अभी हमने शुरुआत में एक प्रश्न लिया था, मुझे नहीं पता कि आपने वो सुना था कि नहीं, पर उस समय भी उन्होंने भी मुझे यही बात कही थी कि जब मैं सीधा होने लगता हूँ, खड़ा होने लगता हूँ, तब दर्द होती है, थोड़ा सीधा होने में मुश्किलात आती है। इसको हम सर एक्सटेंसर मसल वीकनेस कहते हैं। और विद्यार्थी जीवन में आजकल प्रेशर्स काफ़ी हैं, हम काफ़ी समय अपना पढ़ाई में किताबों के साथ बैठे बैठे लगाते हैं और कई बार कुर्सी पे भी बैठे होते हैं और कई बार बिस्तर पे भी लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो मेरी तरफ से सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने बैठने का ढंग ठीक रखें। एक अच्छी कुर्सी पर बैठकर अपनी किताब को मेज़ पर रखकर अपने आई लेवल पे ज़रूर पढ़ाई करें। अगर लैपटॉप वगैरह पर ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका लैपटॉप या जो भी टैबलेट वगैरह है वो आपकी आंखों के स्तर पर रहे। और अंत में वही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप ज़रूर कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम अपनी जीवन में रखें, चाहे फिर वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्विमिंग हो या कोई भी चीज़ हो जिससे आपकी तंदुरुस्ती और मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें लिखने के लिए। और बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं डॉक्टर साहब। पर अभी आपने बात करी कि पोस्चर बहुत जरूरी है और आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि बड़ों को ही नहीं, ये समस्याएं पहले उम्र में होती थी, मैच्योर लोगों को होती थी ज्यादा, लेकिन आजकल बच्चों में भी ये समस्या बहुत आम हो गई है, स्पाइन एलिमेंट्स की या कमर के दर्द की, पीठ के दर्द की। और कुछ कारण शायद कोविड का भी रहा कि लोग, बच्चे खेले नहीं, बाहर नहीं निकले, घर पे ही पढ़ाई हुई, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम। तो कहाँ तक आपको लगता है ये सब कारण बने इसके लिए? मैम, आपने बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। हम देख रहे हैं कि अभी जब कोविड की हमारी ये लहर थोड़ी कम हो रही है और हम और मरीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में भी, स्कूल वाले बच्चों में भी ये कमर दर्द की जो समस्या है वो ज़्यादा देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं मैम ये डिजिटल एज का एक तरीके से उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक अब 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लैपटॉप, टैबलेट्स पे बैठे हैं और बच्चे हैं, उनको अपनी सेहत का इतना ध्यान नहीं दे पाते। कभी बिस्तर पर और कभी सोफे पर अलग अलग तरीके से क्लास अटेंड कर रहे थे। और इस दौरान कोविड में ना वो लोग कोई ज़्यादा कसरत कर पाए ना, और सभी ने काफ़ी वज़न भी गेन किया है। सो मेरा सभी पेरेंट्स से यही संदेश है कि अब क्योंकि जब नंबर्स कम हो गए हैं तो मेक श्योर करें कि आपके बच्चे बाहर निकल रहे हैं, अपनी पुरानी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं और जो स्क्रीन टाइम है वो उनका ज़रूर कम किया जाए। बैठना, पढ़ाई सब टेबल मेज़ पर करें। मेजॉरिटी ऑफ ये जो पेन्स हैं मैम, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हैं और आई होप कि अब आने वाले टाइम में ये सुधर जाएगा। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में, अपना नाम बताएं और क्वेश्चन पूछें। ठीक है, मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। मेरे कमर में दर्द रहता है, सिर्फ पीछे पीठ में और कमर से नीचे। हाँ, और बैठ के हमारा बैठने का काम है, जब बैठ के खड़े होते हैं सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और लेटने में भी दर्द होता है, सीधे लेट नहीं पाते हैं। क्या समस्या है? डॉक्टर साहब ने वैसे ये इसके लिए बताया था, लेकिन दोबारा से शॉर्ट में बता दीजिए डॉक्टर साहब। महेंद्र जी नमस्कार। आपने कहा कि कमर में नीचे की तरफ दर्द हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं जो समझ पाया, आपको बिल्कुल नीचे की तरफ दर्द हो रहा है। अगर बैठे बैठे दर्द ज्यादा हो रहा है और चलने में या खड़े रहने में इतना दर्द नहीं है, तो कई बार सर हमारे खराब बैठने की वजह से हमारी जो नीचे पूंछ की हड्डी होती है उसमें दर्द होने लगता है और वो काफ़ी परेशान करता है मरीज को। इसके लिए एक स्पेशल कुशन आता है जिसमें कि एक, आप मान लीजिए एक डोनट पिलो की तरह होता है या हॉर्स शू शेप्ड पिलो होता है, जिसमें पीछे एक सुराख होता है ताकि जब हम बैठें तो हमारी पूंछ की हड्डी उसमें छुए ना।
अगर उस कुशन पे अगले 2-3 महीने तक आप बैठेंगे सर, तो खुद ब खुद उस जगह को हील होने का समय मिल जाएगा और वो दर्द चला जाएगा। पर आपका दूसरा पार्ट ये था कि आपको लेटने में भी दिक्कत आ रही है। अगर सर लेटने में भी दर्द है और करवट लेने में भी दर्द है, तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी जांच करने लायक सिचुएशन है, और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता। हेलो जी, अपना प्रश्न करिए प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। मुझे डॉक्टर जी से ये जानना था कि मैं लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठ गया था, मैं विजुअली हैंडीकैप हूँ, तो मेरे पैर में ऐसा लगता है अभी कि जैसे स्किन पूरी टाइट हो गया और वजन हो गया पैरों में, और तलुओं में ऐसा लगता है जैसे स्पंज हो गया है। इसके लिए मुझे किस डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या ये डॉक्टर को सजेस्ट कर पाएंगे? जी जरूर सर, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपने कहा कि बैठे रहने की वजह से आपकी स्किन आपको लगता है टाइट हो गई है और पैरों में ऐसा लग रहा है कि कुछ कुशन आ गए हैं। सर नॉर्मली क्या होता है, जब आप बहुत लंबा बैठते हैं, जो कि हमें आदत नहीं है, तो हमारे जो बॉडी का खून का प्रवाह होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और नीचे की तरफ खून पूरी तरीके से क्योंकि वापस नहीं आ रहा होता, उसमें सूजन आने लगती है। तो अगर आपको पैरों में सर सूजन भी आ रही है इन सिम्टम्स के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक फिजिशियन साहब को दिखाना चाहिए, जो आपके एक बार ब्लड प्रेशर, प्रोटीन लेवल्स और ये सारी चीज़ें जांच लें और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर मान लीजिए अगर ये दिक्कत बिना सूजन के है, तो फिर ये नसों के दबने का कारण हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारे सभी मांसपेशियों का संचालन करती हैं, उनके दबने के कारण भी इस तरह से भारीपन का अनुभव होता है। तो उसके लिए जो भी रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर साहब या न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है, उन्हें दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। आइए सुनते हैं एक और श्रोता को। हेलो जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। शालिनी जी आपको नमस्कार। नमस्कार। को भी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दे दें। मैं रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी चड्डा जी, अपना प्रश्न कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि 3 साल पहले मेरा हर्निया का स्वेलिंग या बलूनिंग कह लो, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे कमर में दर्द रहता है, खास तौर पे जब मैं सुबह उठता हूँ। तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी नमस्कार सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 63 प्लस है जी। 63 प्लस है जी। सर देखिए, जो ये सुबह के समय होने वाले दर्द होते हैं, ये या तो किसी गठिया की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं या फिर हड्डियों की कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। अब 63 साल की उम्र में अगर आपको ये दर्द हो रहा है, तो गठिया का चांस कम है सर, क्योंकि फिर गठिया की बीमारी होती तो वो कम उम्र में शुरू हो गई होती। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी हड्डियों की ताकत की जांच कराएं, डेक्सा स्कैन, और अगर उसमें कमजोरी आती है तो जरूर उसके लिए फिर दवाइयां लें। मुझे नहीं लगता कि ये आपके हर्निया के ऑपरेशन से इसका कोई खास लेना देना होगा। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, प्रश्न करें, अपना परिचय दे दें। जी सुमेश चौहान बात कर रहा हूँ मैं, खंडवा एमपी से। जी जैसे मैम खांसी आती है मेरे को, तो मैम पीछे बैक में मतलब दर्द होता है जी रीढ़ की हड्डी के साइड में। जी, खांसी आने पर इनको दर्द होता है डॉक्टर साहब। क्या ये दर्द आपके पैरों की तरफ भी जाता है? नहीं सर, मतलब बस पीछे होता है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जब भी हमारे रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर के प्रेशर्स बढ़ेंगे तो वो कमर में दर्द दे सकते हैं। तो जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, या फिर अगर जोर से हंस भी रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर के प्रेशर्स बढ़ते हैं, जो कि हमारे डिस्क के ऊपर प्रेशर देती है, जो कि दर्द दे सकता है। तो आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि ये डिस्क की प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही हो, जिसमें कि अभी डिस्क खराब होना शुरू हुई हो। शुरुआती डिस्क में जब खराबी होती है सर, अगर हम रेगुलर अपनी कमर की कसरत करते रहें, तो ये प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं अगले 2-3 महीने में। तो मेरी सलाह यह है सर कि आप अभी पहले कमर की अच्छी कसरत किसी थेरेपिस्ट से मिलकर शुरू करें। अगर अगले 1-1.5 महीने में आराम नहीं होता है, या फिर अगर पैरों की तरफ दर्द जाने लगता है, तो फिर डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे पास मैसेजेस भी बहुत आ चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। डॉक्टर साहब, मलय घोष हमें वेस्ट बंगाल सीरमपुर से लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 67 इयर्स है। माय प्रॉब्लम इज L4 and L5 गैप, एज सच पेन इन राइट लेग
व्हाट इज द रेमेडी? घोष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। देखिए सर, जो आप बोल रहे हैं कि L4 L5 में गैप है, बेसिकली अलग अलग तरीके हैं यही बताने के कि जी उम्र के साथ कुछ बदलाव आए हैं, डिस्क खराब हो रही है। जैसे जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में उम्र के बदलाव आते हैं, कुछ डिस्क स्लिप होने लगते हैं, हमारे जोड़ जो हैं उनमें गठिया होने लगता है, और ये सारे जो चेंजेस हैं ये नस को दबाने लगते हैं। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी की नसें होती हैं सर, ये हमारी बिजली की तारों की तरह होती हैं। तो जब नस दबती है, ये नस जिस जगह पर शरीर में सप्लाई करती है उस जगह पर दर्द होना शुरू होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि दाई तरफ आपको पैरों में दर्द आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो नीचे की डिस्क है लंबर स्पाइन की, उसमें कहीं ना कहीं दाई तरफ की नस पे प्रेशर आ रहा है जो कि ये दर्द दे रहा है। ऐसे में 90% लोग जो हैं दवाइयों से, कसरत से और फिजियोथेरेपी से 1.5 से 3 महीने में बेहतर हो जाते हैं। पर सबसे पहले हमें ज़रूरी है डायग्नोसिस करना और कंफर्म करना MRI के द्वारा कि कहाँ नस दब रही है, कितनी नस दब रही है। इसलिए आप डॉक्टर साहब से प्लीज़ ज़रूर मिलें, अपना MRI करवाएं और फिर दवाइयाँ शुरू करें। मैसेज हमारे पास और है डॉक्टर साहब, इसमें ये मैं इसलिए ले रही हूँ, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, जगह भी नहीं लिखी है, सिर्फ ये मैसेज भेजा है, पर ये बहुत जरूरी मुझे इसलिए लगा कि हम लोग हमेशा इस परेशानी से जूझते रहते हैं कि डॉक्टर कभी बोलते हैं गर्म सेक से फायदा होगा और कभी कहते हैं कि आइस लगाइए फायदा होगा। तो ये क्या है डिफरेंस? तो इन्होंने ये जानना चाहा है, इफ वी हैव पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर रिलीफ, हॉट वाटर बॉटल और कोल्ड आइस पैक, प्लीज सजेस्ट। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, आप जो भी हैं सर। देखिए ऐसा है, हर एक का शरीर थोड़ा अलग इंडिविजुअल रहता है, वही हमें मनुष्य बनाता है। पर कुछ जनरल जो रूल हम फॉलो करते हैं सर, कोई भी जो दर्द एक क्रॉनिक पेन है जो कि कमर का दर्द या बड़े लंबे टाइम से चला आ रहा है, आर्थराइटिस का दर्द है, नॉर्मली हमने देखा है कि गर्म पानी की सिकाई या गरमाइश से ये फायदा होता है। पर कोई भी अक्यूट इंजरी है, जो चोट लगी है, जैसे कि आप देखेंगे फुटबॉल मैचेस में या फिर क्रिकेट मैचेस में अगर किसी को चोट लगती है तो तुरंत आइस किया जाता है। सो अक्यूट चोटों में जो है आइसिंग बेटर रहती है। बट आई वुड से कि कुछ लोगों में हमने देखा है कि क्रॉनिक पेन में भी गर्म से उनको उतना फायदा नहीं हो रहा होता जिसमें कि जितना कि ठंडे से हो रहा होता है। पर मोटा मोटा मेरे हिसाब से अगर पुराना दर्द है तो गर्म, और अगर अभी चोट लगी है, नया है, तो ठंडा। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने डॉक्टर साहब एक्सप्लेन किया, मुझे भी काफी इस बारे में कंफ्यूजन रहता था। तो पुरानी है तो गर्म है ना, और अगर फ्रेश चोट है तो ठंडा जी। अच्छा, ये हमारे पास एक फोन कॉल भी आ गया है, हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो शालिनी जी। जी जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। सबको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दिनेश कुमार कोस्टा। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे को कमर से ऊपर डॉक्टर साहब पीठ की तरफ दर्द होने लगता है। कब रहता है दर्द ये आपको? पीठ की तरफ होता है। पीठ की तरफ होता है जी। दिनेश जी, मुझे थोड़ा और आपको बताना पड़ेगा, ये दर्द आपको ज्यादा कब हो रहा है? जब आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, कब ज्यादा हो रहा है? ये बैठने पर होता है, जब बैठते हैं सीधे स्ट्रेट वे जी, तब होता है। पर चलने फिरने में नहीं होता? चलने फिरने में नहीं होता जी। देखिए दिनेश जी, ये बिल्कुल क्लासिकल है। देखिए आप खुद ही बता रहे हैं कि चलने फिरने में आपको दर्द नहीं है, मतलब कि अगर आप जब उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तब नहीं है, पर जब बैठे हैं तब ज्यादा हो रहा है। नॉर्मली सर ये जो बैठने वाले दर्द हैं ये मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से ही होते हैं। चलते हुए क्या होता है कि मांसपेशियों को इतना काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम डायनेमिक मूवमेंट में होते हैं, एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही होती है। पर बैठे बैठे क्योंकि हम एक ही पोजिशन में हैं, हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर हम बहुत लंबा बैठते हैं तो हमारे डिस्क, जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनको खुराक नहीं मिलती। सो इसके लिए सर वही है, एक तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि हर 45 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज करना। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, मेक श्योर करिए कि आप सर कुर्सी के पीछे की बैकरेस्ट पे बिल्कुल पीछे तक जाकर चिपक कर बैठें। कई बार हम अपनी पीठ को नाव की तरह बनाकर लेट कर बैठ जाते हैं, वो अवॉइड करें। और आखिरी मेरा फेवरेट, जरूर अपनी मांसपेशी की कसरत करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन बहुत काम की बातें हैं, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मैसेज आया है, कुलेश्वर ठाकुर जी ने लिखा है हमें, झारखंड से, ग्राम बारियातू, जिला लातेहार से। इन्होंने लिखा है कि मैं 28 साल का हूं और जब मैं सुबह सोकर उठता हूं तो कमर में बहुत दर्द होता है। तो ऐसा अक्सर बहुत प्रश्न और भी मेरे इधर आए हैं हमारे पास कि किसी रेस्ट पोजिशन से जब आदमी उठता है, बहुत देर बैठ के काम करने के बाद उठता है, या सोने के बाद जब
जब उठता है तब उसे पेन होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए क्या इसके कारण है, क्या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? शाली जी, मैं खुश हूं कि ठाकुर जी ने यह सवाल पूछा, बिकॉज अभी आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने अभी 3-4 प्रश्न पहले एक 63 वर्ष के पुरुष से भी ये बात की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे सुबह दर्द होता है। सो आप समझें, उस समय मैंने यही कहा था कि जो सुबह होने वाले दर्द हैं वो डिपेंड करता है कि किस उम्र में हो रहे हैं। ठाकुर जी की उम्र 28 वर्ष है और इस उम्र में होने वाले सुबह उठने पे जो दर्द हैं वो गठिया की तरफ इशारा करते हैं। अब जैसे कि हम अमूमन तो जानते हैं कि अगर हमारे हाथों के जो छोटे जोड़ होते हैं इनमें गठिया होता है तो सुबह उठ के हाथ के जोड़ बड़े स्टिफ लगते हैं, पर हमारी जो नॉलेज है रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ी कम रहती है। रीढ़ की हड्डी में भी एक स्पेशल टाइप का गठिया होता है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसमें हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और ये यूजुअली लेट 20s, मतलब कि 20, 28, 29, 30 साल या 31, 32, 33 के साल में ज़्यादा देखा जाता है यंग लोगों में। शुरुआत का पहला आधा 1 घंटा काफ़ी दर्द और स्टिफनेस वाला रहता है और उसके बाद वो दर्द बेहतर हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं। ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के निशान हैं। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट है जिसको HLA-B27 कहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ HLA-B27, वो ज़रूर चेक कराना चाहिए और उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब जो गठिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब ने जो ये बीमारी बताई है कि या ये होने के बाद ठीक हो जाती है? मैडम, ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली वैसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, डायबिटीज की तरह, पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो मैंने टेस्ट बोला HLA-B27, मैडम ये एक्चुअली एक जेनेटिक टेस्ट है। सो ये हमारी जीन से डिसाइड हो जाता है। सो इसको खत्म करना मुश्किल रहेगा, बट कंट्रोल टाइम पे अगर दवाई शुरू हो गई तो बहुत अच्छे से हो जाता है। जी, मतलब अपने आम जिंदगी में कोई परेशानी ना आए इस तरह का कंट्रोल किया जी, लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं मुंबई से राहुल पटेल बोल रहा हूँ जी। और मेरी एज है 44 साल। तो मुझे ये जानना है कि मेरे लेफ्ट साइड के पैर है ना, पैर का नस दर्द कर रहा है और जो घुटने के पीछे से लेकर लेफ्ट साइड के कमर तक जाती है, दर्द होती है। तो हमेशा मैं पैर के ऊपर पैर भी चढ़ाता हूँ ना तो दर्द भी होती है और थोड़ा उसमें घरमाहट भी लगता है। तो क्या प्रॉब्लम होगा डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है। पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। देखिए, अभी हम इन्हीं बातों को जिक्र कर रहे थे। तो पहले हम ज़्यादातर जिन लोगों से बात कर रहे थे उन्हें कमर दर्द थी और अब आप बता रहे हैं कि कमर दर्द के साथ साथ आपको बाएं पैर में पीछे की तरफ जांग और पिंडली की जगह पर दर्द आ रहा है और आपको गर्म भी लगता है। ये सारे जो सर सिग्नल हैं ये नस के दबने के सिग्नल हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो आपकी, क्योंकि आप पीछे की तरफ बता रहे हैं, ये जगह जो है 5वें नंबर की नस हमारी लंबर स्पाइन से सप्लाई होती है। तो जहां तक मुझे लगता है सर, आपके L4 और L5 की बीच की डिस्क स्लिप हो रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट 90% लोगों में बहुत ही सरल होता है। दवाइयाँ, कसरत और फिजियोथेरेपी करीब 1.5 से 3 महीने के लिए, और काफ़ी आराम मिल जाता है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा था सर, इसके लिए डॉक्टर साहब के पास जाना ज़रूरी है। वो मुझे लगता है कि आपको MRI नाम की इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी का MRI करवाएं और कंफर्म करके फिर इसकी दवाइयाँ शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे पास ये मैसेज आया है, हरी ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बैक एक और स्पाइनल दर्द का इलाज के लिए हमें कीरोप्रैक्टिक बताया गया है। ये कोई इलाज होता है क्या? सर, आपने एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है। सर देखिए, कायरोप्रैक्टिशनिंग एक रिकग्नाइज्ड साइंस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इसके कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं है। हालांकि कई कायरोप्रैक्टिशनर्स हमारे देश में काम कर रहे हैं और आई एम श्योर वो अच्छे ट्रेंड भी होंगे, पर पता लगा पाना कि कौन अच्छे से ट्रेंड है कौन नहीं है, ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। पर जी हाँ, कायरोप्रैक्टिशनिंग से अगर सिर्फ कमर में दर्द हो रहा है तो ज़रूर मदद मिलती है, करा जा सकता है। पर अगर आपको कोई नस का प्रॉब्लम है जिसमें कि आपके पैरों में दर्द जा रही है, पैरों में सुन्न हो रहा है, जलन हो रही है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और प्रॉपर जांच और इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आरती ने हमें मुंबई से लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत करने की वजह से मोबाइल यूज बहुत किया और अब राइट एल्बो पर इतना दुखता है कि पूरा हाथ दर्द करने लगता है। उन्होंने मसल स्पैज्म, मुझे लगता है लिखना चाह रही हैं, कि वजह से गर्दन का कर्व भी स्ट्रेट हो गया है।
मेरी उम्र 40 की है और लंबे समय से फिजियोथेरेपी मैं ले रही हूँ, पर क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन फिजियोथेरेपी से मुझे मिलेगा? आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट मैं शुरुआत से ये बोलना चाहूँगा कि मैडम देखिए, परमानेंट जो एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है, सो मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म रिलीफ ज़रूर मिलता है, पर फिजियोथेरेपी में भी मैम 2 भाग हैं। एक जो मशीन से हम मसाज और सिकाई करवाते हैं, और दूसरा जो हम कसरत करते हैं। अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि वो महीना, 2 महीना, 3 महीना मशीन की सिकाई करवा रहे होते हैं, पर कसरत के लिए पूछें तो वो ज़रा भी नहीं कर रहे होते। इसका एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए। मशीन की जो सिकाई और मसाज है मैम, वो एक्यूट पेन के लिए, जो ज़्यादा दर्द शुरुआत में हो रहा है उसको कम करने के लिए, बिठाने के लिए 10-15 दिन के लिए ठीक है, पर हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए, लंबे समय के रिलीफ के लिए हमें कसरत करना ज़रूरी है। सो आई एम नॉट श्योर कि आप फिजियोथेरेपी में सिर्फ मसाज और सिकाई कर रहे हैं कि कसरत भी कर रहे हैं। अगर कसरत नहीं कर रहे हैं तो मैडम गर्दन की कसरत शुरू करना है। दूसरा, आपने कहा कि आपके एल्बो में पेन आ रहा है। अभी हम प्रत्यक्ष रूप से तो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं, पर अगर एल्बो का मतलब यह है कि कोहनी के बाहरी हिस्से में ही सिर्फ दर्द है और पूरे हाथ में दर्द नहीं आ रहा है, तो फिर इसको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो सकता है। टेनिस एल्बो में हमारी जो कोहनी का जो बाहरी हिस्सा होता है, उसी की हड्डी पे, पैनी हड्डी पे ज़्यादा दर्द होने लगता है। आपको याद होगा तेंदुलकर साहब को भी एक समय पे अपने पीक ऑफ द करियर में ये टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हुआ था। ये ओवर यूज ऑफ सर्टेन मसल्स की वजह से होता है। शायद आपका मोबाइल यूजेज हाई था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई है। आप अपनी एल्बो को थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरीज लें, ये बेटर हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, आइए इनसे बात करें। हेलो मैडम जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, प्रश्न करिए। जी, बार बार जो डॉक्टर साहब वर्जिश और कसरत के लिए बोल रहे हैं, तो जरा उसकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, किस तरह की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जानना चाहते हैं। सो जब मैं सर धन्यवाद आपके इस सवाल का, और आप अच्छा है आपने पूछा। आई थिंक ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्या कसरत करनी है। तो सर, जब हम बोलते हैं अपने मरीज को कसरत करने के लिए, तो मरीज मुझे अमूमन बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत वॉक करता हूं और मैं तो बहुत ही एक्टिव हूं। सो हम जब कसरत की बात कर रहे हैं सर, तो कमर की और गर्दन की मांसपेशियों की स्पेसिफिक कसरत होती हैं, जिससे कि हमारी गर्दन और मांसपेशियां जो हैं मजबूत होती हैं। और ये क्योंकि हमारी शरीर का फाउंडेशन है, इन मसल्स को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा उन लोगों के लिए भी जो लोग जिम जाते हैं। मैंने देखा है कि जिम जाकर लोग काफ़ी अपने बाइसेप्स और हाथ के मांसपेशियां और छाती की मांसपेशियां, चेस्ट मसल्स पे काम करते हैं, लेग मसल्स पे काम करते हैं, पर कमर की मांसपेशियों पे काम नहीं करते, जबकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के नाम बता रहा हूँ। अगर आप अभी सर, हम आपस में प्रत्यक्ष रूप में तो बात नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप उस पर अगर जाएं और कोर एक्सरसाइजेस डालें, कोर की स्पेलिंग बोल रहा हूँ, CORE, कोर एक्सरसाइजेस डालेंगे सर, तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस, ट्यूटोरियल्स हैं, या फिर किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमें कोर एक्सरसाइजेस सिखाइए। इस टाइप की एक्सरसाइजेस से आपको बहुत फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया, मैं अपने श्रोताओं को याद दिला देती हूँ कि रेडियो डॉक्टर के एक एपिसोड में हमने कोर मैनेजमेंट एंड कोर एक्सरसाइजेस पे एक पूरा घंटा श्रोताओं से, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ थे और उनसे बातचीत कराई थी, उनके प्रश्न भी लिए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि रेडियो डॉक्टर निरंतर सुनिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रही हैं, पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था मेरा जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके बारे में पेपर में अभी रिसेंटली मैंने बहुत पढ़ा, और इनफैक्ट उसकी कटिंग देखकर ही मैंने सोचा मैं आपको बुलाती हूँ स्टूडियो में और जानकारी हम चाहें कि आपने एक ऑपरेशन किया है जिसके बाद जो बहुत चर्चित हुआ है जी। तो वो क्या ऑपरेशन था? वैसे तो मैंने थोड़ी सी जानकारी एकत्रित की है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारी श्रोता आपसे जाने कि वो किस तरह का ऑपरेशन था, क्या परेशानी थी बच्चे को और किस तरह से उसका आपने सॉल्यूशन दिया। जी मैम, ये जो बच्चा था ये करीब इस समय जब हमारे पास आया तब 15 साल का था। बेसिकली उन्हें एक प्रॉब्लम थी जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। सो स्कोलियोसिस का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। और जो ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है बच्चों में, ये कई कारणों से हो सकती है। अगर हड्डी की संरचना माँ के गर्भ में ठीक से नहीं हुई है, या फिर अगर कोई और बीमारी जिसको हम न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स बोलते हैं, या फिर कुछ बच्चों में मैडम बिना किसी कारण से ये हो जाती है। तो ये स्कोलियोसिस के पेशेंट्स हम कहीं देखते हैं, पर इन बच्चे पे ये प्रॉब्लम थी कि
स्कोलियोसिस इतनी खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बच्चा इसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी घूमकर उनकी छाती में जो फेफड़े हैं उनको दबा रही थी। और ये बच्चा पिछले 3 साल से कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे था। बिना ऑक्सीजन के इसका SpO2 सिर्फ 48 रह जाता था और इस कारण से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। और इतना ज़्यादा सांस की दिक्कत थी, वो कई बड़े अस्पतालों में घूम रहे थे पिछले 3-4 साल से, पर उन्हें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि सबको डर ये था कि ये बच्चा शायद इस ऑपरेशन से निकल ना पाए और शायद पूरी ज़िंदगी के लिए वेंटिलेटर का आदी हो जाए। तब ये जब हमारे पास आए, हमने काफ़ी केस स्टडी किया और काफ़ी इस पे सोचकर एक हमारे पास डिवाइस होती है मैम, जिसको हेलो डिवाइस कहते हैं, जिसमें कि हम बच्चे के शरीर पे कुछ पिन्स लगाकर उसे खींचकर छाती को खोलते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करके, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी, पर ऑपरेशन करके उन्हें सीधा करते हैं। और मुझे खुशी है ये बताने में मैम कि ये बच्चा अब इस ऑपरेशन के बाद 6 महीने हो गए हैं और ये वापस स्कूल जाने लगा है और इस साल अपनी 10th की परीक्षा भी दे रहा है। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं कि इस तरह के आपने बच्चे को एक नई लाइफ दी है और आगे भी इस तरह के मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आप ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ये बताइए कि कब ये एक वार्निंग साइन होता है? जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लोगों ने बोला है सुबह होता है, शाम को होता है दर्द, पर कुछ ऐसे वार्निंग सिग्नल्स हैं जब हमें अपनी खुद से ना मेडिकल अपनी ना चलाकर हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मैम मुझे लगता है कि ये आज की दोपहर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कमर दर्द, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि कमर दर्द कई बार कॉमनली होते हैं और 90% ये बहुत सीरियस दर्द नहीं होते हैं, हमारी जीवन शैली से जुड़े होते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये कमर दर्द हो रहा है और ये चीज़ें हैं तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है। वो क्या चीज़ें हैं? अगर कमर दर्द के साथ साथ आपको लग रहा है कि एक लहर सी दौड़ रही है जो कि कूल्हे से होते हुए, जांघ से होते हुए पिंडली में जा रही है, पैरों में अगर सुनपन आ रहा है, अगर कोई जलन हो रही है और यही चीज अगर गर्दन से निकलकर हाथ में भी जा रही है, मतलब कि नस दब रही है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। अगर कमर दर्द के साथ बहुत बुखार है तो फिर यह भी हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है, इसलिए डॉक्टर साहब से मिलना है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ या पैर में कोई कमजोरी आ रही है या आपको लगता है कि जब मैं चलता हूं तो मेरा बैलेंस थोड़ा खराब हो रहा है, मैं डगमगा रहा हूं, तो ये रीढ़ की मेन नस के दबने के निशान हैं और तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाना है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है और अभी भी बहुत कॉल्स और मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैंने ये बोला था कि हम जरूर बात करेंगे डाइट पर, तो थोड़ा सा जल्दी से बताएं क्या डाइट जरूरी होती है हेल्दी बोन्स के लिए? मैम, हेल्दी बोन्स के लिए हम सब समझते हैं इस बात को कि कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, ये सबको पता है, पर इसके साथ साथ हमें जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं कि बोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। सो वो आहार जिसमें कैल्शियम रिच है, जिसमें प्रोटीन्स रिच हैं, वो लेना है। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। साथ में प्रोटीन के लिए वेजिटेरियंस जो हैं वो अपनी दालें वगैरह ले सकते हैं जो कि स्पेशली जर्मिनेटेड हो, और नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो अपना नॉनवेज ले सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी जो है हमारे खाने में बिल्कुल डेफिशिएंट रहता है। हमें पता है कि वो धूप से बनता है, पर कभी भी हम इतनी धूप नहीं ले पाते कि विटामिन डी जो है हम इनफ जनरेट कर पाएं, इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कैप्सूल्स लेनी चाहिए हफ्ते में एक बार 2 से 3 महीने के लिए। पर वो भी डॉक्टर से एडवाइस लेके ही? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आज हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर रहे डॉक्टर अंकुर नंदा। आप जो है सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन और यूनिट चीफ हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में, और आज हमारा विषय था कॉमन स्पाइनल एलिमेंट्स, प्रिवेंशंस एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित हुए होंगे। उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने इसमें फोन किया, हमें मैसेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपको समय आपने निकाला और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर, कुछ मैं कर सका और आपसे मिल सका। धन्यवाद शालिनी जी। थैंक यू।